इतना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं। पढ़ाई करेगा क्या, बाकी सब बंद। करेगा क्या, छुपाना चाहते हो ना। हमें प्रधानमंत्री जितनी इकोनॉमिक्स तो नहीं आती है, पर ये हम साफ बता सकते हैं कि पिछले 10 साल में जो भी प्रधानमंत्री की पॉलिसीज रही है उससे अमीर आदमी ज़्यादा अमीर हुआ है और गरीब आदमी और गरीब हुआ है। एक बात आपको बताते हैं कि लास्ट 10 साल में ना ज़्यादा याद रखने लायक चीज़ें हुई नहीं है, पर 10 साल के पहले अगर आपको याद हो 2012-13 में एक चीज़ बहुत चर्चित हुई थी, वो थी एनपीए। एनपीए क्या होता है? एनपीए है नॉन परफॉर्मिंग असेट। अगर नॉन परफॉर्मिंग असेट आपको समझाया जाए तो एक कंपनी जो लोन ले लेती है पर अपना लोन नहीं चुका पाती तो उसको नॉन परफॉर्मिंग असेट डिक्लेयर कर दिया जाता है, और ये कंपनी जो लोन नहीं चुका पाती उसे डिक्लेयर करते हैं। अगर एक आम आदमी या एक छोटा दुकानदार या कोई किसान या स्टूडेंट लोन अगर ना चुका पाए तो उसका इकोनॉमी पे ज़्यादा असर नहीं होगा, पर जब बहुत ही कंपनीज को नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो इसका भार आता है हमारे कॉमन सिटीजन्स पर। I'm just the stupid common man. आपको एक और चीज बता देते हैं कि जब ये सरकार विपक्ष में थी तब ये एनपीए के बिल्कुल खिलाफ थी। 60 साल में हमारे देश की बैंकों ने लोन के रूप में जो राशि दी थी वो 18 लाख करोड़ थी। ये 6 साल में 60 साल में जो हुआ था उसको डबल कर दिया। टेलीफोन बैंकिंग का एक कमाल था कि 6 साल में 18 लाख से 52 लाख अपने चहेते लोगों को खजाना लुटा दिया गया बैंकों से। कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी को कम करके इतना ज्यादा बढ़ाया गया कि हमारे कच्चे तेल के आयात के समतुल्य हो गया। इन सारे इंपोर्ट की फाइनेंसिंग बैंकों के लोन के जरिए की गई। देश पे कैपिटल गुड्स के उत्पादन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का 2014 का मैनिफेस्टो एनपीए के लिए क्या कहता है। 2014 में इन्होंने कहा कि ये एनपीए हटाएंगे। 2016 में पीएम मोदी एक इंटरव्यू में देखिए क्या कहते हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि ही वुड गिव अ टेस्ट ऑफ द लॉ टू द willful loan defaulters who are having huge corporate loans and escaping to foreign countries. The public is sure that if anyone can do this, it is नरेंद्र मोदी। यहाँ पे नरेंद्र मोदी बता रहे कि पब्लिक का पूरा भरोसा है नरेंद्र मोदी पे कि नरेंद्र मोदी ही जो भारत को छोड़ जाते हैं लोग उनको पकड़ेंगे। ये मोदी जी खुद कह रहे हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं और मैं भी श्योर हूँ कि ये मैं कर सकता हूँ, मैं कर दूंगा। यहाँ पे मोदी जी 3rd पर्सन से 1st पर्सन पे आते हुए। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अब हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि मोदी जी ने एनपीए किस तरह से घटाया। उनके हाथ में है 2 जादू की छड़ी। एक जादू की छड़ी का नाम है राइट ऑफ और दूसरी जादू की छड़ी का नाम है हेयर कट। अब पहली जादू की छड़ी पे आते हैं जो है राइट ऑफ। अगर एक कंपनी का लोन है तो उसको एनपीए डिक्लेयर करने से पहले अगर लोन राइट ऑफ कर दिया जाए तो एनपीए नहीं है। आप समझ रहे हैं कि लोन ही राइट ऑफ कर दिया जैसे ये एनपीए में गिना ना जाए। अगर आप बोलोगे नाखून में लगाया और उंगली काट लोगे तो नाखून में लगाए ये कौन नोटिस करेगा। अब आपको बताते हैं फैन की रिपोर्ट क्या कह रही है। 2014 से 2023 तक भाजपा की सरकार ने 14.5 लाख करोड़ लोन माफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। हाँ 2023 में जो राइट ऑफ पब्लिक सेक्टर में है वो 17 टाइम ज़्यादा है 2013 से। तो अच्छे दिन में राइट ऑफ इतना टाइम ज्यादा है, 2013 से 17 टाइम ज्यादा है। ग्रोइंग बिगर, ग्रोइंग फास्टर। प्राइवेट सेक्टर में 2013 से अभी राइट ऑफ कितना टाइम ज्यादा है, 20 टाइम ज्यादा है। आज की तारीख में हम आपको बताते हैं जो 50 सबसे बड़े डिफॉल्टर्स है उनका लोन अराउंड 87,000 करोड़ माफ हुआ है। उसमें मेहुल चौकसी भाई और ऋषि अग्रवाल जी भी, जी क्या घंटे का, ऋषि अग्रवाल भी है उसमें। फोटो दिख जाएगा आपको किस किस के साथ खींचा हुआ है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 34,000 करोड़ था फ्रॉड अमाउंट कब था ये, 2004 से 14 के बीच में था 34,000 करोड़। अब कितना है, 5.8 लाख करोड़ ड्यूरिंग 2015 to 23। 2015 से 23 यही आंकड़ा कितना बढ़ गया भाई, 15 टाइम से ज़्यादा बढ़ गया। आई थिंक ये महंगाई फ्रॉडस्टर्स के लिए भी आई है।
फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तुझा। और अगर कोई आपको ये कहता है कि बड़ी बड़ी कंपनी अगर लोन डिफॉल्ट भी करती है या राइट ऑफ भी हो जाता है या एनपीए भी बन जाता है तो इस पे आपका क्या लेना देना, इस पे आपका कोई असर नहीं पड़ता, बिल्कुल झूठ है। 100% आप पे असर पड़ता है। जैसे ही एनपीए होता है, लोन डिफॉल्ट होता है या राइट ऑफ हो जाता है, समझी बात है कि आपकी क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। बैंक आपकी तरफ और पेपर डालेगा कि लोन लेने के लिए। अगर आपका क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा तो ऑफकोर्स जब आपको क्रेडिट लेना होगा तो इसका इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा। इसका किसानों पे असर पड़ेगा, इसका आम इंसान पे असर पड़ेगा, इसका एक छोटे व्यापारी पे असर पड़ेगा। हमारा स्मॉल टू मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो है, एमएसएमई पे भी इसका असर पड़ेगा। ये डेटा है, आपको साफ साफ बताता है कि लोन माफी का हर किसी पे असर पड़ता है। अब आते हैं इनकी दूसरी जादू की छड़ी पे। वो अमीरों के लिए तो एक जादू की छड़ी है, पर एक आम इंसान के लिए डंडा है जो हमारे पिछवाड़े पड़ता रहता है। इस जादू की छड़ी का नाम है हेयर कट। अब आपको सीधे शब्दों में बताते हैं हेयर कट क्या होता है। अगर एक कंपनी 100 रुपए का लोन लेती है और वो वापस नहीं दे पाती, ठीक है, तो फिर बैंक और सरकार उसकी बिडिंग कराएंगे, वो कंपनी के एसेट्स की बिडिंग कराएंगे एक दूसरी प्राइवेट कंपनी से, और वो प्राइवेट कंपनी बैंक से ये कंपनी के एसेट्स के लिए नेगोशिएट करेगी। आप समझिए क्या हो रहा है। इसने 100 रुपए लिए बैंक से, ये नहीं दे पा रहा, एक तीसरा प्राइवेट प्लेयर आता है जो नीलामी में इसके 120 में खरीदता है और आगे चल पड़ता है। तो ये थोड़े अमीर से लेके और ज्यादा अमीर को देना, मतलब ये कौन सा रॉबिनहुड हो रहा है, एक आदमी की अमीरी से लेके उससे बड़े आदमी की अमीरी को दे देना, इसको बोलते हैं हेयर कट। अब आपको बताते हैं ये हेयर कट सुविधा लगा लगा के प्रधानमंत्री ने अपने किन किन दोस्तों के बाल एकदम चकाचक साफ किए। एक जगह पे हेयर कट, दूसरी जगह पे राइट ऑफ। ये दोनों चीज लाकर एक ऐसी चीज का खात्मा किया गया, एनपीए। एनपीए घटाया नहीं, छुपाया। हेयर कट के बारे में आपको एक और चीज बता दे, देखिए ये हेयर कट बहुत बढ़िया चीज है, अमीरों के लिए एकदम बढ़िया काम करता है। यही जब किसी गरीब आदमी को कुछ देने की बात आती है तो हो जाते हैं आप बेनिफिशियरी, लाभार्थी, फ्रीबी, रेवड़ी। ये 2.84 लाख करोड़ इनको ऑफर किया गया है आईपीसी के अंडर हेयर कट के लिए, जो 12 सबसे बड़े कॉर्पोरेट है। 2.13 लाख हमारा पूरा एग्रीकल्चर का बजट है, वेलफेयर, मनरेगा 2024-25। हमारे पूरे एग्रीकल्चरल सालाना बजट से ज्यादा हमने हेयर कट दिए है 12 कंपनियों को। इतने बड़े बड़े लोन मोदी जी ने माफ कर दिए बैंकों के द्वारा। मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि देखो छोटी मोटी गलतियां मैं टॉलरेट नहीं करता, पर बड़ी बड़ी तो मैंने भी कर रखी है। ना ही हमारी मैथ्स, ना ही हमारी साइंस, ना ही हमारी इकोनॉमिक्स मोदी जी से बेटर है। पर अगर आपको एक सिंपल चीज़ बता दे कि ये 14.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ हुआ है, 140 करोड़ का देश है, सबके हाथ में 10-10 हज़ार का एक मोबाइल फ़ोन ही पकड़ा देते हैं कि ये लोग आराम से वीडियो देखते हैं, फिर सोच समझ के वोट करते हैं। सबको एक मोबाइल ही पकड़ा दो यार, क्या है। अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है आज की तारीख, तो ये दो चीज़ है जो जादू की छड़ी है, हाँ, जो अमीरों को एकदम कंफर्ट कर रही है और आपकी नींद उड़ा रही है, ठीक है, वो है हेयर कट और राइट ऑफ। इसको आप भूलिए मत। अगर एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट है और जेन्युइन टर्म्स में इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट माना जाए, तो मेरे हिसाब से देश के सबसे बड़े एनपीए आज मोदी जी है। जहां बात आती है हेयर कट की, मोदी जी से बड़ा वसूली गैंग किसके पास है बताओ। सब लोग वसूली के लिए एकदम खड़े हैं। इलेक्टोरल बोर्ड में वसूली कर रहे थे, जो इलेक्टोरल बोर्ड में वसूल नहीं हुआ वो हेयर कट कर करके अपने दोस्तों में बांट दिया। मोदी जी ने कहा था स्विट्जरलैंड काला धन नहीं जाएगा, बढ़िया है, एसबीआई जा रहा है, नाम बदल दो उसका, स्विस बैंक ऑफ इंडिया। नाम बदलने का वैसे भी बहुत शौक है लोगों को। अगर एक कंपनी बैंक लोन डिफॉल्ट करके पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड में दे देती है तो क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप भी रात को 10,000 का चालान पुलिस वाले से कटाने के टाइम पे उसको 2,000 दे के बोलते हो ना, भूल जाओ चालान, क्या रखा है सरकार में, अपनी देखो। बस एसबीआई से ज़्यादा सेफ आपका पिगी बैंक है। मैं एसबीआई जो हिसाब से लोन माफ़ी करती है, मेरे हिसाब से जब ब्रिटिश निकल रहे होंगे ना भारत से, एसबीआई नहीं जाके दे दिया होगा कोई नोट, ले जाओ भाई, यहाँ किसको चाहिए। ये आपका बिल्डिंग का वो चौकीदार है जो दोपहर में बच्चों को प्लास्टिक बॉल से क्रिकेट नहीं खेलने देता है और रात को खुद ही गाड़ी में से टेप चोरी करके अपने भतीजे को दे देता है कि भाई बेच के आ जा। लंबू उतर 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 उतर, आया हूँ कुछ तो लूट कर जाऊंगा, खानदानी चोर हूं मैं, खानदानी। 17 टाइम फ्रॉड बढ़ गया है भाई भारत में। फ्रॉड्स भी इन्फ्लेशन के हिसाब से चल रहा है आगे आगे।
आप बैंक का लोन मत दो, 2 महीने लोग घर आ जाएंगे, तीसरे महीने गाड़ी उठा लेके जाएंगे, बाइक उठा लेके जाएंगे। यहाँ पे 14.5 लाख करोड़ लोन भस्म हो गया, खत्म हो गया। आपको अब पता चल रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मोदी जी जो बैंकिंग पॉलिसी लाए हैं ना, वो काले धन को सफेद सूटकेस में रख के सफेद डिक्लेयर कर देना चाहते हैं। जब एक स्टूडेंट लड़की भारत से वापस आएगी और अपने पिताजी को गले मिलते हुए कहेगी कि मोदी जी ने लोन रुकवा दिया पापा, तब मैं मानूंगा। मैं ये डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता कि 2024 में जब अगर मोदी जी आए तो संविधान खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन चला जाएगा। ये तो हम बाद में देखेंगे कि क्या होगा। पर लास्ट 10 साल में जो मोदी जी ने किया है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। कास्ट पे मोदी जी ने क्या क्लेम किया है और क्या काम किया है। BJP has countered the opposition attack on Hyderabad scholar Rohit Vemula's suicide case. BJP leader Kailash Vijayvargiya indicated that the death of the Dalit scholar Rohit Vemula may not even be a suicide. आप देखिए, SC, ST और OBC कम्युनिटीज पे होते हुए अत्याचार 2014 के मैनिफेस्टो के हिसाब से बीजेपी उसे कम करने वाली थी। अब आते हैं डेटा पे। NCRB का डेटा हमें बताता है कि 39,000 केसेस थे SC, ST प्रिवेंशन एक्ट के अंदर 2010 से 12 के बीच में। अब यही आंकड़ा 2022 में बढ़ के 67,000 हो जाता है। 47% क्राइम बढ़ जाता है। ठीक है। 4-2, a united opposition cornered the government over Gau Rakshaks flogging Dalits in Una for skinning a cow carcass. 2015 से 19 के बीच में दलित महिलाओं पे 50% रेप के केसेस बढ़े हैं। मैं राजपूत हूँ, मैं गाना गाऊंगा उनके घर पे। अगर मेरे भाई निर्दोष साबित होते हैं, मैं उनके घर पे गाना गाऊंगा। एक बार भरोसा दिला बेटा हमारा, तेरे मुलाकात करने तेरे भाई आए बड़े, आजा। कोई घटना घटी नहीं, बलात्कार कोई हुआ नहीं, आरोपी पहली FIR में केवल एक था, फिर 4 आरोपी हो गए, गर्दन तोड़ दी, ये कर दिया। ये सब सारी चीजें है। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। और आपको मैं बताता हूँ कि ये जगह पे इन्होंने फंड एलोकेशन में भी कुछ खास किया नहीं है। फंड एलोकेशन की बात करते हैं। 2014 के बीजेपी का मैनिफेस्टो अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि SC, ST और OBC समाज के अपलिफ्टमेंट, उन पे क्राइम रोकने के लिए और उनके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए जो भी फंड एलोकेट होता है वो पूरी तरह से खर्च हुआ जाएगा। ये इनका क्लेम है। अब आते हैं इनकी रियलिटी पे। रियलिटी ये है कि पिछले 10 साल में जो इनका बजट था वो अगर एनालाइज किया जाए तो उसे पूरी तरह बिल्कुल यूज नहीं किया गया। नीति आयोग कहता है कि 2015 से 20 में SC समुदाय के लिए 5.23 लाख करोड़ का एलोकेशन होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में एलोकेशन होता है 2.55 लाख करोड़, मतलब करीबन आधा। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कह रही है कि 39% एलोकेशन 2023 और 24 में खर्च नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है अट्रॉसिटीज नहीं है, ऐसा नहीं है अपलिफ्टमेंट की जरूरत नहीं है, पर तो भी ये पैसा 100% यूटिलाइज नहीं हो पाया, सिर्फ 61% यूटिलाइज हुआ। सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं, कोई हवा से हम नहीं निकाल रहे हैं, सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं। अब 2014 में ये कहते हैं कि ये मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है, पर आते आते देखिए होता है क्या। 2024 में 1/3 हमारे जिलों में अभी तक मैनुअल स्कैवेंजिंग चल रही है। जो भी मैनुअल स्कैवेंजिंग, अगर सुअर क्लीनिंग, सेप्टिक टैंक क्लीनिंग से मर रहे हैं, उनकी डेथ्स को बरोबर से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। और टोटली आज जो मैनुअल स्कैवेंजिंग हमारी सोसाइटी में आज भी हो रही है, उसमें सिर्फ 2.7% की जो हमारे मैनुअल स्कैवेंजिंग करने वाले लोग हैं उनको सरकार की तरफ से सामाजिक न्याय या किसी भी तरह की सब्सिडी मिली। कितना परसेंट? 2.7%। 2019 के मैनिफेस्टो में ये कह रहे हैं कि ये SC, ST कम्युनिटीज को बढ़ावा देने के लिए और प्रोविजंस लेके आएंगे।
देखिए ये तो ये कह रहे हैं, पर रियलिटी ये है 2019 के बाद ये कास्ट सेंसस के मुद्दे पे आगे नहीं बढ़े और ये भी एक क्लियर नहीं कर रहे हैं कि कास्ट सेंसस में ओबीसी समाज की गिनती होगी या नहीं होगी। जो दलित समुदाय से मुसलमान और क्रिश्चियन बने हैं, इन पे होते हुए अत्याचार को ये पूरी तरह से निग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, डिस्कोर्स में भी नहीं है। इसके आगे एक और चीज ये गैर संवैधानिक क्या कर रहे हैं, अभी ये जाति बेस्ड ऑक्यूपेशंस की जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन कर रहे हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन करेंगे तो इन पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल अप्लाई होता है रिजर्वेशन का, वो अप्लाई नहीं होगा। ये है इनका एंटी इंक्लूजन प्रोग्राम। 9 मिनिस्ट्रीज में आपने 58% रिजर्व कैटेगरी की सीट्स नहीं भरी। जो हमारी 45% यूनिवर्सिटीज है उसमें 42% जो रिजर्व सीट्स है टीचर्स के लिए, वो भी आपने नहीं भरी। ये है इनका एक्सक्लूजन प्रोग्राम। इकोसिस्टम एजुकेशन के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्लेम किया इनका 2014 के मैनिफेस्टो में, क्या कहा है, वीकर सेक्शंस को एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में इंक्लूजन मिलेगा। इनके लिए एक इकोसिस्टम तैयार हम करेंगे। रियलिटी ये है जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है वो बहुजन समाज को अलग करके जो मौजूदा उनका रिजर्वेशन है उसको कमजोर करता है। इसकी वजह से मैट्रिक स्कॉलरशिप में बहुत स्टूडेंट्स अफेक्ट होते हैं और करोड़ों स्टूडेंट्स पीछे छूट जाते हैं। एनसीईआरटी में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को सिस्टमैटिक तरीके से हटाना। अगर आप स्टैंड अप इंडिया जैसे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम देखेंगे तो 2017 तक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में से केवल 6% लोगों को लोन दिया गया। अब ये कहते हैं कि हम अनटचेबिलिटी खत्म कर देंगे, पर इन्हीं की सरकार में प्रेसिडेंट से लेके काफी मंत्रियों पर खुले मामले सामने आए कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के। पार्टी के अंदर जो जातिवादी विचारधारा रखते हैं, आप देखिए उनका ग्रोथ। 48% बीजेपी एमपीएस जिनका आरएसएस से संबंध है, उनके पास 3 गुना ज्यादा मिनिस्ट्रियल प्रोस्पेक्ट्स है बाकियों से, ठीक है। Just yesterday, Chote Lal, the MP from the reserved Robertsganj seat in UP, had also disclosed a letter to the PM where he alleged that Chief Minister Yogi Adityanath threw him out when he tried to flag corruption and caste-based discrimination in his area. This is the 4th Dalit MP from the BJP speaking out against his own party's government in Uttar Pradesh. Ashok Duhre has written to the Prime Minister saying he was upset over false cases by the state government and local police against Dalits during Monday's protest. अब आप देखिए जातिवाद कम हुआ है कि नहीं। यहाँ आप बीजेपी के ही लोग देखेंगे जो हमारे दलित, बहुजन और ट्राइबल समाज पे अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए। ये बौद्ध कर्नाटका की कास्ट रिपोर्ट से मैं कोट कर रहा हूँ। सब जो लिंक्स है वेरीफाई करने के लिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे। एक के बाद एक छुपाना चाहते हो ना, बाकी सब बंद।